नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। अब से कुछ देर के बाद उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा यूपी में, लेकिन कई पेंच अब भी फंसे हुए हैं। जहां तक बनारस की बात है, जो जानकारी निकल कर आ रही है उस बारे में हम आपको बता दें कि कल रात मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। तकरीबन 45 मिनट तक ये बातचीत हुई है और उस बातचीत के बाद ही ये मान लिया गया कि अब बनारस से नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होंगे। दूसरा सवाल आया कि आरएसएस की तरफ से यह संकेत दिया गया था कि जो दफ्तरों में बैठे रहते हैं अब उन्हें भी चुनाव के मैदान में आना चाहिए, और इसी कड़ी में सबसे पहले नाम जिस रूप में आया वो अमृतसर की सीट को लेकर आया। वहां पर हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू हैं, लेकिन अरुण जेटली क्या वहां से लड़ेंगे? अरुण जेटली की तरफ से कहा गया मैं वहां से लड़ सकता हूं, और शायद वो सेफ सीट खोजी जा रही है और वो सबसे सेफ मानी जा रही है। तो टेंशन इस बात को लेकर जारी है कि नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि मैं लड़ूंगा तो वहीं से, अन्य किसी जगह से नहीं। तब एक सवाल है, क्या उन्हें राज्यसभा में भेजने जाने की बात हो रही है? नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने तौर पर साफ कर दिया है कि वो लड़ेंगे तो अमृतसर से, नहीं तो कहीं और से नहीं। अरुण जेटली अमृतसर से लड़ना चाहते हैं, और इन सब के बीच प्रवक्ताओं के तौर पर एक नाम रविशंकर प्रसाद का था, जो चुनाव नहीं, पिछली बार हालांकि उन्होंने कहा था मैं तो चुनाव लड़ना चाहता हूं, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इस बार दावेदारी के तौर पर पटना साहिब की सीट, और उसमें एक बड़ा पेच ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा वहां कहते हैं लड़ूंगा तो यहीं से लड़ूंगा, नहीं तो कहीं और से नहीं लड़ूंगा। यानी सिद्धू हो या शत्रुघ्न सिन्हा हो, दोनों अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं, और दोनों जगहों पर उन दो प्रवक्ताओं की नजर है जिन्होंने लेकर है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। आइए आपको सिद्धू की बात सुनाते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू का क्या कहना है। मेरा एक ही वो है कि अगर मैं चुनाव लड़ा तो अमृतसर से, नहीं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अगर पार्टी किसी और का नाम तय करती है तो कोई नाराजगी नहीं। तो सब क्या राज्यसभा जाने की? दूसरी बात, ना मैंने जिंदगी में पार्टी से आज तक कभी टिकट मांगा है और ना कोई और चीज मांगी है। इसी में बात खत्म हो जाती है। जब किसी इंसान ने लोकसभा लड़ने के लिए टिकट नहीं मांगा तो वो राज्यसभा क्यों मांगेगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरुण जेटली अमृतसर से लड़ेंगे और अरुण जेटली के बड़े उपकार हैं सिद्धू पर। सिद्धू इसलिए अरुण जेटली के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, एक सच ये जरूर है, लेकिन दूसरा सच यह भी है कि सिद्धू समझ रहे हैं कि शायद उनकी राजनीतिक स्थिति इसके बाद कमजोर हो रही है। दिल्ली से बीजेपी ऐसे कद्दावर और चकाचौंध में खोए नेताओं को मैदान में खड़ा करना चाहती है जिनके जरिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों को मात दी जा सके। इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा को भी दिल्ली लाना चाहती है, नवजोत सिंह सिद्धू को भी दिल्ली लाना चाहती है, और इस तरीके से कहीं ये घेराबंदी दिल्ली को लेकर बीजेपी करना चाहती है। लेकिन नेताओं का मानना है दिल्ली में आकर वो फंसना नहीं चाहते हैं। बहुत पहले शत्रुघ्न सिन्हा फंस चुके हैं, दोबारा नहीं फंसेंगे। सिद्धू ने अभी इसके संकेत दे दिए कि वह अमृतसर, नहीं तो और कहीं नहीं। लेकिन जो निकले हैं संकेत वो बहुत साफ हैं कि अरुण जेटली अमृतसर से लड़ेंगे। लेकिन बात अटकी हुई थी जिसको लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि बनारस की सीट का क्या होगा। तो वाराणसी से ही नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, ये बात लगभग अब तय मानी जा रही है। और ये हम लगातार आपको जो जानकारी दे रहे हैं उसका एक बड़ा आधार यह भी है कि कल देर रात टेलीफोन पर बातचीत हुई है मुरली मनोहर जोशी की और नरेंद्र मोदी से, और उसके लगभग 45 मिनट की बातचीत के बाद ये बात बहुत साफ तौर पर उभर कर आई कि दरअसल डॉक्टर जोशी इस बात से दुखी थे कि ना तो उनकी कोई सीधे बातचीत हुई, ना उनकी कोई बातचीत मोदी से हुई, ना इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई कि बनारस सीट पर कौन लड़ेगा। अचानक नाम आ गया और कहा गया कि सीट छोड़ देंगे डॉक्टर जोशी। डॉक्टर जोशी इस बात को लेकर बेहद ऐतराज कर रहे थे, और यही जिक्र उन्होंने अपनी बातचीत में सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी से किया। लेकिन राजनाथ सिंह की तरफ से संघ को यह जानकारी दी गई कि ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है, और संघ ने अपने तौर पर अब ये तय करे, यानी अपने पाले की गेंद राजनाथ सिंह ने संघ के पाले में डाल दी। और यही वजह है कि कल देर रात जो बातचीत हुई है उस बातचीत से पहले का मजमून ये है कि सुरेश सोनी के जरिए बाकायदा उस बीच का पुल का काम किया गया और ये बातचीत को अंजाम दिया गया, और जिसके बाद एक सहमति बनी है। तो बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों में वाराणसी से नरेंद्र मोदी का नाम तय माना जा रहा है, ऐलान होने की बात है। चित्तौड़गढ़ का नाम आपके लिए नया होगा, इसका जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि राजनाथ सिंह ने कल, ये मुरली मनोहर जोशी कानपुर यह भी बीच में आ गया, लेकिन चित्तौड़गढ़ का जिक्र हम खाली ये बता दें कि दरअसल कल शाम में बात की थी, सुरेश राणा गाजियाबाद है, कल शाम बात की थी सुल्तानपुर से वरुण गांधी, शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब और
पूर्वी दिल्ली की बात लगातार चल रही है। पूर्वी दिल्ली आने से इनकार है शत्रुघ्न सिन्हा को। उनका कहना है लड़ूंगा तो पटना साहिब से ही लड़ूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। और नजर वहां पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में रविशंकर प्रसाद की ही है। जो जिक्र चित्तौड़गढ़ का रहा उसके बारे में बतला दें कि चित्तौड़गढ़ के एमएलए जो कि शेखावत साहब के दामाद हैं राजवी साहब, उनसे नरपत सिंह राजवी हैं, उनसे बातचीत हुई थी और इस चीज को टटोल रहे थे खुद राजनाथ सिंह कि वो सीट कितनी सुरक्षित है। और ये सुरक्षित सीट के मद्देनजर ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ ये जसवंत सिंह की सीट रही हुई है। फिलहाल वहाँ पर गिरजा व्यास है और इससे पहले जो चुनाव लड़े थे वो विधायक हो गए हैं, तो एक लिहाज से वो सीट खाली है और उस वहाँ पर जो राजपूत वोट है या कहें जातीय समीकरण जो बैठते हैं वो राजनाथ के अनुकूल बैठते हैं। आलोक मेहता जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाताओं भी अलग अलग जगह पर हम चलेंगे। आलोक मेहता जी, क्या ये माना जाए कि सेफ सीट खोजने की प्रक्रिया में बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता हैं और उसी कड़ी में वाराणसी स्ट्रेटजिक हिस्सा है, सेफ सीट है, या मोदी के लिए ये क्यों सीट स्ट्रेटजिकली क्रिएट की गई, क्या है वजह? पुण्य प्रसून जी, आप तो बहुत अच्छे रिपोर्टर रहे हैं। आप जानते हैं कि जैसे और ख़ास करके पारंपरिक भी विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ जब दूल्हा उल्हा आता है आप देखते हैं कैसे रूठता है, बनाता है, घोड़े से उतारने के लिए कितने लोग बाराती उसको जो है दूसरे लोग भी कहते हैं इसको कंधे पर बिठाइए। जोशी, मैंने आपको भी अंदाज़ था या कम से कम मुझे कुछ हमारे जो बहुत यंग आप और हमारे आधी उम्र वाले लोग पत्रकार जो साथी हैं वो 6 महीने से बराबर किस तरह से मोदी जी के लिए वहाँ तैयारी हो रही थी, मोदी जी ने किन पत्रकारों को बुला करके यूपी से वहाँ बात की थी। और डॉक्टर जोशी को भी मैं 40 साल से जानता हूँ, तो वो ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं था अरे ये कहाँ से नाम आ गया अखबार में, कैसे पुण्य प्रसून जी ने बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये है कि भाई जब हो रहा है तो मेहंदी वेहंदी लगाइए, हाथ में ज़रा पूजा करिए, पिता के ससुर को भी ज़रा हाथ जोड़िए। ये सारे ड्रामा मतलब जिसको कहना चाहिए सबको मालूम था, लेकिन कि हमें पूछेंगे नहीं और आप मान लेंगे कि मैं ससुर हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो और जोशी जी आप याद करें पुण्य प्रसून जी श्रेय लेते थे कि नरेंद्र मोदी मेरे शिष्य हैं, जो भारत यात्रा की थी कश्मीर वाली, मैंने अडवाणी जी के तो थे ही राम रथ यात्रा के, लेकिन जोशी जी की यात्रा के भी वही सबसे बड़े रथ के आगे जिसको कहना चाहिए कि श्री कृष्ण की भूमिका वो निभा रहे थे। तो यदि उनके श्री कृष्ण नरेंद्र उनके लिए उन्हें ऐतराज होगा ये मानता नहीं। जब और मुझे ये भी मालूम है कि नरेंद्र मोदी बहुत पहले भैया जी जोशी और उनके कहने से जोशी जी के पैर छूने तब गए थे जब अडवाणी और उनके बीच में घमासान था। तब जोशी जी ने कहा था भाई कुछ करो कुछ करो। तब तो वो जोशी जी चाहते थे कि उनका नाम अध्यक्ष के लिए आ जाए, वो चाहे नहीं आया, लेकिन इस तरह से ये सब मिली भगत जरूर। चलिए हम जरा मूड भांपते हैं, जरा मैदान में मूड क्या। रोहित, बनारस का मूड क्या मोदीमय है? प्रसून जी, बनारस में बीजेपी में भी जो है दो फाड़ जरूर है, लेकिन लोग अब चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को ही यहां का कैंडिडेट बनाया जाए लोकसभा चुनाव के लिए। इस वक्त मैं बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़ा हूं वाराणसी में। यहां पे ढोल नगारों की तैयारी हो चुकी है, मिठाइयां पार्टी कार्यालय में आ चुकी हैं, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा है। सभी वेट कर रहे हैं कि ऑफिशियल घोषणा हो जाती है कि नरेंद्र मोदी ही यहां से लोकसभा कैंडिडेट होंगे, तभी वो किसी तरीके के सेलिब्रेशन करना चाहेंगे। जाहिर सी बात है मुरली मनोहर जोशी का खौफ जो है इन लोगों में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। वो पहले सामने नहीं आना चाहते हैं कैमरे के, किसी तरह का सेलिब्रेशन नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी है। कार्यालय में मिठाइयां, ढोल नगाड़े, रंग सब यहां पे तैयारी है, बस ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का इंतजार किया जा रहा है अभी। चलिए आपको एक जानकारी खाली दे दें, कल रात जोशी जी ने और नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर बात की है, 45 मिनट बातचीत हुई है और उसमें मामला लगभग सुलझा लिया गया। ये उसके बाद ऐलान अंदरूनी तौर पर किया गया है। गोपी, ढोल नगाड़े अगर बनारस में ज्यादा बजते हैं तो गुजरात और अहमदाबाद में जहां आप मौजूद है वहां खुशी होगी या वहां पर नगाड़े और तेज किए जाएंगे? जी बिल्कुल प्रसून जी, मैं आपको बता दूं कि गुजरात का माहौल ज़रा सा अलग हम कह सकते हैं, क्योंकि गुजरात में लगातार मोदी पिछले 10 साल से जिस तरीके से यहाँ पे राजनीति करते आए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम कहने जाए तो मोदी ने जो दूसरा कैडर है उसे खड़े नहीं होने दिया है। जो हमारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात हुई है, हालांकि आज जो गुजरात के उम्मीदवारों की यह लिस्ट है वो नहीं आने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो ये कहता है, वो ये चाहता है कि गुजरात से ही नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े और गुजरात से ही जो उनके मुख्यमंत्री है वो पीएम यहां से गोपी, कौन सी सीट होगी वो जो गुजरात से वो लड़ना चाहेंगे?
जी प्रसून जी, जिस तरीके से हमारी बीजेपी के सूत्रों के साथ बातचीत हो रही है उनके हिसाब से वो गुजरात में अहमदाबाद पूर्व की सीट रहेगी। अहमदाबाद पूर्व की सीट जो है वो काफी सिक्योर सीट में से एक मानी जाती है। यहाँ पे हरीन पाठक सांसद है जो लगातार पिछले 7 बार से सांसद बनते आए हैं और खास तौर पर अगर हम कहें कि ये बात भी आ रही है कि नरेंद्र मोदी 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद पूर्व की जो सीट है, या चाहे वो गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए एक दिन भी ना जाए, लेकिन गुजरात से उनकी जीत कंफर्म है। तो यही वजह है नहीं, हम इसको आगे ले जाते हैं। आपने अच्छा जिक्र कर दिया, 7 बार से हिरेन पाठक वहां पर जीतते रहे हैं, यानी वहां भी सुरक्षित सीट, यहां भी सुरक्षित सीट। लखनऊ का मिजाज क्या कहता है अनूप? क्या राजनाथ को स्वीकार करने की स्थिति में है, परंपरा बदलने की स्थिति में है, या ये मानने की स्थिति में है कि बीजेपी का अध्यक्ष लड़ रहा है इसलिए स्वीकार कर लिया जाए? उस दिशा में सहमति है वहां पर? देखिए प्रसून जी, जहाँ तक लखनऊ सीट का सवाल है तो लखनऊ बीजेपी की सबसे मजबूत और सुरक्षित सीट समझी जाती है। मतलब यहाँ तक लोग कहते हैं कि टंडन जी के अलावा आप किसी को लड़ा दीजिए, वो चुनाव यहाँ से जीत जाएगा। टंडन जी का टिकट मैं आपको बताना चाहूँगा प्रसून जी कि जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था और उनके पुत्र यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाए थे, उसी समय से ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार यहाँ पर बदल देगी। अब सवाल यह था कि लड़ेगा कौन। आखिरकार राजनाथ सिंह आगे आए हैं और राजनाथ सिंह निश्चित रूप से एक अच्छे उम्मीदवार साबित होंगे भारतीय जनता पार्टी की नज़र में कम से कम। और लखनऊ में से भारतीय जनता पार्टी का चूंकि सबसे सुरक्षित सीट है, इसलिए यहाँ से उनको जीतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रसून जी, अशोक, क्यों हर कोई सुरक्षित सीट देख रहा है? वह भी वो शख्स जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वो शख्स जो छाए की तरह प्रधानमंत्री के पीछे, बीजेपी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, वो चल रहा है, वो शख्स जो कि आज से नहीं 50-60 के दशक से सियासत करते हुए एक एरा जिया है उसने। वाजपेयी और अडवाणी का हम जिक्र मुरली मनोहर जोशी का कर रहे हैं। हर कोई सुरक्षित सीट क्यों चाह रहा है? देखिए प्रसून, बेशक मोदी की लहर की बात की जाए कि मोदी की लहर है, बीजेपी के नेता क्लेम करें, खुद मोदी क्लेम करें, लेकिन सच्चाई है कि मेहनत कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। नरेंद्र मोदी बनारस से लड़ना चाह रहे हैं, उसके लिए अलग से कारण दिए जाए कि पूर्वांचल के इलाके को फ़ायदा होगा, बिहार का इलाका नज़दीक है, कुछ सीटों पर फ़ायदा होगा, पिछड़ा वोटर बहुत ज़्यादा है, धार्मिक नगरी है, मंदिर हैं, उसका एक अलग मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन सुरक्षित इसलिए तलाशी जा रही है कि कहीं रिस्क ना हो जाए, कि बड़े लीडर हैं, अगर कोई लीडर बड़ा इनमें से हार गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी पार्टी के लिए, खुद उनके लिए। तो तमाम जो बड़े लीडर हैं हमेशा सुरक्षित ही तलाशे जाते हैं। अब अहमदाबाद पूर्व की बात करिए, गोपी मनियार तो सुरक्षित सीट है। पटना साहिब क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा विशेष स्टार रहे हों, लेकिन सुरक्षित सीट से लड़ना चाहते हैं। अमृतसर सुरक्षित सीट है, अरुण जेटली को वहाँ भेजा जा रहा है। सुषमा विदिशा से लड़ रही हैं, वो भी सुरक्षित सीट है। तो ये सबसे बड़ी बात, आप जितने भी बड़े लीडर हैं उन सबको आप देखिए सुरक्षित सीटें तलाशी जा रहे हैं। यकीनन आलोक जी, हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। बनारस में पिछला चुनाव हुआ था, बीजेपी को 31% वोट मिले थे, बीएसपी को वहां पर 28% वोट, 3% का सिर्फ अंतर था। समाजवादी पार्टी भी 19% वोट पाई थी, कांग्रेस भी 10%। और कह चुके हैं केजरीवाल कि हम तो चैलेंज करेंगे अगर बनारस से उतरेंगे। क्या बनारस सुरक्षित है या रिस्की सीट है? नहीं, देखिए प्रसन्न जी, मैं कहूँगा सुरक्षित है मोदी जी के लिए। यदि डॉक्टर जोशी 30% मुस्लिम समुदाय है। मुस्लिम समुदाय है, और पिछली बार जो जीते थे उसकी एक और वजह है। आपको फिर थोड़ा सा इसलिए एक लाइन बैकग्राउंड बताऊंगा। मायावती जी को बीजेपी के गठबंधन में लाने में डॉक्टर जोशी की ही भूमिका थी, और इसलिए उनकी सीट से बनाने के लिए मायावती जी ने ऐसे पृष्ठभूमि जो बहुत विवादास्पद हो, जिससे जोशी जी की सीट आसान, हम उसको अपराधी तत्व इसलिए कह सकते हैं, कितना उन पर केस हुए, 17,000 वोट से जीते थे आप। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत किनारे का था। लेकिन फिर भी यदि उस उम्मीदवार को नहीं मायावती जी देती, जिसकी बहुत आपराधिक और बहुत बदनाम छवि थी, शायद मुझे आपको तो बल्कि नाम वाम ज़्यादा याद होगा, मुझे कम याद है, तो उनकी बहुत भयानक मैंने जो छवि थी, जेल वेल में रहने वाले अपराधी तत्व थे, इसलिए उनको हराने में जोशी जी को आसान है। जो उस समय रिपोर्ट बंद कमरे में कही जाती थी कि जोशी जी पर मेहरबानी मायावती जी की थी कि ऐसे उम्मीदवार को दिया गया कि वो जीत जाएं, वरना जोशी जी जहाँ खड़े होते हैं, इलाहाबाद, बनारस, वो चूंकि एक बड़े अपने को प्रधानमंत्री से कम नहीं मानते। हम इस पे आते हैं। आखिर एक बात बार बार जो चल पड़ी है, जिसका जिक्र अशोक सिंघल भी कर रहे हैं, कि अगर लहर है तो फिर सुरक्षित सीट क्यों खोजी जा रही है? और बनारस में बिसात बिछ रही है और जोर शोर के साथ ऐलान दिल्ली से होगा, लेकिन बनारस में नज़ारा कुछ और हो सकता है। रोहित, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि मिठाइयाँ आ गई, पटाखे आ गए, पोस्टर भी शायद आ गए, हमें लगता है कि आपको दिखाना बताना चाहिए। आप चूंकि वहीं पर बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, ये आहट बनारस से अगर आने लगी है तो दिल्ली में ऐलान अब तुरंत हो जाना चाहिए। रोहित, प्रसून जी, बनारस में फिजा बदल रही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, सुबह से मैं यहाँ बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। बीजेपी दफ्तर के बाहर नरेंद्र मोदी का एक भी पोस्टर नहीं है।
यहाँ पे सबसे बड़ा पोस्टर मुरली मनोहर जोशी का ही है। लेकिन अब मौसम बदल रहा है तो हम देख सकते हैं कैसे ये नरेंद्र मोदी का पोस्टर अब यहाँ लाया गया है। कार्यकर्ता जो है, खुशी का माहौल है और अब इतना बड़ा कटआउट जो है नरेंद्र मोदी का मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ लेके आया गया है। इसको अब यहाँ पे लगाया जाएगा मुरली मनोहर जोशी की जगह पे और कार्यकर्ता जो है वो तैयार है। मेरे साथ एक कार्यकर्ता है जो उन्होंने मोदी के लिए गीत भी बनाया है प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्या है जरा बताइए। अब की मोदी बनाई है सरकार रे, बाकी सब जई है हार रे। बटन कमल का दबे, वोट कमल पर पड़े। बटन कमल का दबे, वोट कमल पर पड़े। है समय की पुकार रे, बने बीजेपी सरकार रे। बट बट के वोट अब पड़ेगा नहीं, मजहब का नाम अब चलेगा नहीं। जाति पाति ऊंच नीच अब न चलेगा, बेटा गरीब का पीएम बनेगा। बटन कमल का दबे, वोट कमल पे पड़े। ईता हुई है इस बार रे, ईता हुई है इस बार रे। सुन जी देखा क्या? नहीं हम रोहित जी और सुनने के लिए लौटते हैं और